देख रहे हैं जॉइन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पीएम मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खाते में डाले 11वीं किस्त के 21,000 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के पैसे किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं। बीजेपी के 8 साल पूरे होने के चलते शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने 11वीं किस्त को हरी झंडी देते हुए 21,000 करोड़ रुपए की किसानों को सौगात दी है। किसानों को बहुत दिनों से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार था, जो खत्म हो गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नामांकित किसान परिवारों को 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र सदस्यों को सरकार ने सीधे अपने बैंक खातों में पैसा भेज दिया है। शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन करते हुए पीएम मोदी ने 11वीं किस्त को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि देश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया था। स्थानीय कीर्ति मंदिर में सांसद अनिल फिरोजिया व अन्य विभागीय अधिकारी वीडियो प्रसारण के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सफलतम प्रधानमंत्री काल के 8 साल पूर्ण होने पर अभी ये सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल भी जो बच्चों के माता पिता कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई है उनको भी स्कॉलरशिप दी गई है, उनको अनुदान दिया गया है, उनको पढ़ाने की 23 साल तक पढ़ाने की उनकी व्यवस्था की गई है। आज गरीब कल्याण दिवस मनाते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 21,000 करोड़ रुपए, लगभग 10 करोड़ किसानों को आज उनके खाते में सीधे सीधे डाले जा रहे हैं। और आज गरीब जो प्रधानमंत्री आवास है उन हितग्राहियों को भी आज आवास के प्रमाण पत्र देने का, उनको चेक देने का काम किया है। और जो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, उन ऐसे गरीब जो ठेला चलाने वाले हैं, मोची की दुकान है या फिर मजदूरी करने वाले लोग, उनको आज ये यहाँ पे दिया जा रहा है। शिमला में ये कार्यक्रम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सुशासन उस पखवाड़ा बनाया जा रहा है और ये आज कार्यक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित है। आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों की बाढ़ नियंत्रण बैठक आहूत की। स्थानीय बृहस्पति भवन में आयोजित बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, एसडीएम संतोष टैगोर, निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी व सभी ग्रामीण क्षेत्रों के एसडीएम उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बैठक के संबंध में बताया कि चर्चा कर बाढ़ग्रस्त इलाकों को चिन्हित करने के साथ विस्थापन के लिए भवनों का चयन किया गया। सभी पुल, पुलिया व मार्गों के आपदा आने पर क्या कार्य योजना होगी, इसकी समीक्षा भी की गई। बाढ़ नियंत्रण की बैठक में सभी महत्वपूर्ण विभाग शामिल हुए और सभी ग्रामीण क्षेत्रों के एसडीएम भी इसमें मौजूद थे। और हमेशा से ही बाढ़ का समय बहुत ही क्रूशल रहता है और हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके से जान माल की क्षति को कम से कम किया जाए और किसी भी तरीके से एक भी ज़िंदगी को जो है वो हम लोग रिस्क में न लाएं और सभी को बचाएं अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा होती है। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हमारे द्वारा समीक्षा करी गई है और सभी विभागों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, एमपीबी हो, होमगार्ड हो, सभी को क्या क्या पूर्व में तैयारियां करनी हैं और उस समय किस तरीके का रिस्पांस देना है, इस संबंध में बात हुई है। हमारे तरफ से पहचान वापस कर ली गई है कि जो प्रमुख बस्तियां हैं, जो प्रमुख पंचायतें हैं जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है, वहाँ के पहले ही हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखेंगे, वहाँ पर अपनी नज़र रखेंगे। वहाँ पे अगर रेस्क्यू किया जाना है तो कौन से स्कूल या कौन सी बिल्डिंग में उनको लेके जाना है, वो हमारी तरफ से पहले से ही आइडेंटिफाइड रहेगा। जितने भी पुल पुलियाँ हैं उनके संबंध में पहले से ही सेफ्टी का हम लोग जांच करा लेंगे। अगर किसी में रिपेयरिंग की आवश्यकता है तो हम लोग उसकी रिपेयर भी कराएंगे। इस तरीके से जितने भी विभाग इसमें शामिल हैं, सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं सबको उनसे अवगत कराया गया है, सबकी समीक्षा करी गई है। पूरी तरीके से हमारी टीम बाढ़ में अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति निर्मित होती है तो उसके लिए तैयार है।
31 मई को हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। बावजूद इसके तंबाकू सेवन से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। दुनिया भर में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को तंबाकू या नशीले पदार्थ के प्रति जागरूक करना है। नशीले पदार्थ में तंबाकू ही नहीं बल्कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि भी शामिल है, जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। विश्व भर में हर वर्ष लाखों लोगों की तंबाकू के सेवन करने से मौत होती है। लोगों के बढ़ते मौतों के मामलों को देखते हुए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर आज तक ये दिवस लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन करने से रोकना है और इनसे होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि तंबाकू सबसे पहले हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है, जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। इसलिए तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि को आज ही त्याग दे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को हर साल एक दिवस थीम के माध्यम के जरिए मनाया जाता है। इस साल के विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। अभियान का उद्देश्य तंबाकू के कारण पर्यावरण में प्रभाव पड़ रहा है, खेती, उत्पादन, वितरण और कचरे से जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। तंबाकू के सेवन करने से हमें अस्थमा या दिल का दौरा जैसे बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, इससे खांसी, जुकाम, टीबी, मिफिसिमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर के मामले भी बढ़ते दिख रहे हैं। जब हमने इस विषय में दंत चिकित्सक डॉक्टर निहित राणा से बात की तो उन्होंने इसे कोरोना से भी घातक महामारी बताया। आप शायद तंबाकू या फिर आसपास लोगों को स्मोक करते हुए या आपके घर में करते हुए देखते होंगे। आपको लगता है कि इट्स क्वाइट नॉर्मल, ठीक है, चलता है, एक समय आने पर सब छोड़ देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, मैं पिछले 4 सालों मतलब जब से 3 सालों में जब से कोविड आया है तब से करीब 60 लाख के आसपास मौत हुई है, 60-62 लाख के आसपास मौत हुई है कोविड से। हम कितना डर गए थे। लेकिन आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, तंबाकू से पिछले 4 सालों में करीब 3 करोड़ 60 लाख के आसपास मौतें हुई हैं। अब बताइए महामारी बड़ी क्या है। हम कोविड से तो इतना डर गए, क्या हमें तंबाकू से नहीं डरना चाहिए? सोचिए, विचार कीजिए। धन्यवाद। दंत चिकित्सक डॉक्टर गुंजन राणा ने तंबाकू छोड़ने के कुछ टिप्स हमसे साझा किए। आइए जानते हैं। आप तंबाकू छोड़ सकते हैं। जैसे आप पहले अपनी सोच सकारात्मक रखिए कि आपको तंबाकू छोड़ना है। दूसरा, आप ध्यान करिए। मेडिटेशन या ध्यान से सकारात्मक सोच आती है, जिससे आप तंबाकू छोड़ सकते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों से मदद लीजिए कि वो आपको तंबाकू छोड़ने में आपकी मदद करें। खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीने से आपके शरीर में तंदुरुस्ती आती है। व्यायाम या एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको मदद करेगा तंबाकू छोड़ने में। आप अपनी नींद पूरी कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप निकोटीन के पैचेस भी ले सकते हैं। आपके शरीर में अगर तंबाकू या निकोटीन सही मात्रा में नहीं जा रहा है, आपको मुश्किल हो रही है छोड़ने में, तो आप निकोटीन के पैचेस लेके धीरे धीरे तंबाकू का सेवन छोड़ सकते हैं। आप तंबाकू निषेध केंद्र भी जा सकते हैं, वहाँ आपकी मदद की जाएगी आपको तंबाकू छोड़ने में। और आप अपनी जेब में सौंफ, अलसी जैसी चीज़ें रख सकते हैं, या जब भी आपको लगे कि आपको तंबाकू का सेवन करना है तब आप सौंफ, अलसी या मुखवास जैसी चीज़ें खाइए, तो आपको लगेगा कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे पीड़ित। PM आवास योजना से लेकर पति के लापता होने तक की थी शिकायत। उज्जैन के नागदा तहसील स्थित गांव पासलोद के ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम न होने की शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 250 से अधिक परिवारों ने लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन दिया हुआ है, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं आ रहा है। जिम्मेदार कारण भी नहीं बता रहे हैं। वहीं जन सुनवाई में शिकायत करने आई आगर रोड स्थित गायत्री नगर निवासी नैना कदम ने बताया कि उनके पति शेखर कदम मकोड़ियाम निवासी राजेश जैन के यहाँ मजदूरी करते थे। तब 20,000 के एवज में राजेश ने शेखर को एक एक्टिवा दी और बाद में फिर छीन ली, जिससे अवसादग्रस्त होकर मेरे पति 2 दिनों से लापता है। सर, मेरी ये समस्या है कि मेरे पति जिसके वो मजदूरी करते थे, उसने पैसा नहीं दिया मेरे पति को। उसके बदले में उसकी एक एक्टिवा टूटी फूटी गाड़ी थी, तो वो गाड़ी बोले के ले जाओ, इसको सुधरवा ले। तो मेरे पति ने उसको सुधरवाई, उसमें 20,000 रुपये लगाए।
उसने वो गाड़ी की चाबी निकाल के जब उनसे कागज मांगने गए ना, तो उसने वापस गाड़ी की चाबी लेके गाड़ी वापस रख ली, वो बदल गया। उसके विषय में उसने मारधाड़ करी मेरे पति के साथ में, तो मेरे पति ने गुस्से में आके जहर खा लिया। 2 दिन आईसीयू में दिए वो, उसके बाद में 2 दिन से गायब है। थाने में आपने शिकायत की? थाने में शिकायत की, थाने वाले सुनवाई नहीं करते, बोले हाँ पकड़ लेंगे, आजकल पकड़ लेंगे, सुनवाई नहीं करते हैं, थाने पे जाते हैं। भोपाल से आए युवक की शिप्रा में डूबने से हुई मौत, तो वहीं इंदौर का युवक दुर्घटना का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गया। मां और पिता के साथ भोपाल से उज्जैन दर्शन करने आए दीपक पिता मानिकलाल श्रीवास्तव सुबह उज्जैन पहुंचे और शिप्रा नदी पर स्नान कर रहे थे। तभी दत्त अखाड़ा के पास स्नान करते समय दीपक का पैर फिसलने से वो डूब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 35 वर्षीय अविवाहित दीपक बायोलॉजिक कंपनी में काम करता था। माता पिताजी BSNL कंपनी में रिटायर हुए हैं। महाकाल थाना ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, अतः उन्हें शव सौंपा जा रहा है। इधर एक अन्य घटना में भूखी माता रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी देते हुए महाकाल थाना सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युवक मूलतः इंदौर का रहने वाला है, जो बाबा महाकाल के दर्शन करने और घाट पर स्नान करने के लिए उज्जैन आया था। दर्शन और स्नान कर लौट रहे थे। इस दौरान आयशर से गाड़ी टकराने पर युवक की मौत हो गई। घटना के समय मृतक युवक के साथ एक और युवक भी मौजूद था, जिसे मामूली चोट आई है। मृतक युवक का नाम राहुल है। जिला चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर सुविधा की बात जनप्रतिनिधि से लेकर शासन प्रशासन के अधिकारी करते हैं, पर जमीनी हकीकत से परे हैं। जिला चिकित्सालय में करीब 17 दिन से भर्ती मरीज संगीता सोलंकी निवासी काली सिंधी बेरछा अपने हाथों में चोट लग जाने के कारण अस्पताल में करीब 17 दिन से भर्ती है। पति संतोष ने बताया कि उसे करीब 3 बार ऑपरेशन का बोलकर तैयार करके ऑपरेशन थिएटर तक ले जाया गया, किंतु ऑपरेशन नहीं हो पाया। इस बारे में ड्यूटी डॉक्टर देवेश कुमार पांडे ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन करना था, किंतु डॉक्टर महेश मरमट द्वारा बार बार उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी जाती है, जिसके कारण वो ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। मरीज व उसका पति संतोष सोलंकी करीब पिछले 17 दिन से परेशान हो रहे हैं। वह 3-4 जगह को तैयार करके ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाते हैं और काफी ऑपरेशन के लिए नीचे आते हैं। तैयार करने के ही करते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं शाम को भूखा बिछा रखते हैं ना, सुबह बोलते हैं ऑपरेशन नहीं होगा। आखिरकार पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों का संघर्ष रंग लाया। कॉलोनी में लगा 100 kVA का ट्रांसफार्मर, अब बिजली की समस्या से मिलेगी निजात। 6 साल से हो रहे थे परेशान रहवासी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नागपुर स्थित वार्ड क्रमांक 54 पार्श्वनाथ सिटी में 5.5 लाख रुपए की लागत के 100 kVA ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने इसके अलावा विधायक निधि से एक अतिरिक्त 100 kVA ट्रांसफार्मर की स्थापना कॉलोनी में करने की घोषणा की। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान कहा कि पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों को काफी समय से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था। अमृत फेज 2 परियोजना में पार्श्वनाथ सिटी सहित कई अन्य कॉलोनियों में पेयजल व सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पार्श्वनाथ सिटी के कॉलोनाइजर को उज्जैन बुलवाकर समस्या का समाधान बातचीत से निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यहां बिजली का स्थायी निदान हो सके। यूपीएससी परीक्षा परिणाम में उज्जैन के तन्मय काले ने पाई 230वीं रैंक। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उज्जैन के बेटे तन्मय काले को सफलता प्राप्त हुई है। सोमवार को आए परिणाम में उन्हें ऑल इंडिया 230वीं रैंक प्राप्त हुई। तन्मय ने यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक कर शहर को गौरवान्वित किया है। तन्मय के पिता अजय काले उज्जैन रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में पदस्थ थे और मां मनीषा काले गृहिणी है। पिता ने बताया कि तन्मय ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी पास की है। बीते 3 वर्षों से तन्मय यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। दूसरे प्रयास में सिर्फ 1 नंबर से परीक्षा पास नहीं कर पाए तो तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू की, जिसके बाद इस बार और ज्यादा मेहनत की और देश की सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी परीक्षा पास कर माता पिता और शिक्षकों का नाम भी ऊंचा किया। तन्मय के पिता ने बताया कि तन्मय की सफलता का एक ही मूल मंत्र था, पूरी मेहनत के साथ सेल्फ स्टडी करना। तन्मय की बड़ी बहन ओजस्वी काले ने 2017 में पीएससी पास करके शहर का नाम रोशन किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा में उद्योग विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हो गई। तन्मय ने इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं की और यूपीएससी को लक्ष्य बनाए रखा। बधाइयों का सिलसिला शुरू से जब से रिजल्ट आया तब से चालू है, अभी तक मेरा फ़ोन बंद नहीं हुआ है। वो तन्मय ने 2019 में अपना इंजीनियरिंग क्लियर किया था, उसके बाद से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और आज जो रिज़ल्ट आया उसमें उसका 230वीं रैंक आई है। AIR 230 है उसकी और हम सभी बहुत खुश हैं, परिवार वाले भी सारे बहुत खुश हैं क्योंकि उसकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है।
इससे हमको ऐसा लगता है कि वो सही रास्ते पे चल रहा है एकदम। अभी आगे उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं, आप कहाँ क्या उम्मीद करते हैं फिर आगे वो? आगे उम्मीद करते हैं आगे अभी और तरक्की करेगा, उसका जो ध्येय था एक IAS बनने का वो ज़रूर अचीव करेगा। अभी उसके 3 अटेम्प्ट और बाकी हैं, टोटल 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट बाकी है उसके, तो ज़रूर आगे चल के और कोशिश करेगा अगले साल वापस, तो रैंक पे सुधार करके ज़रूर IAS बनेगा। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।